उसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाक्रम को आधार बना करके इस नाटक की रचना की है। और प्रस्तुत ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रौढ़तम नाट्य कृति है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में स्वयं प्रसाद जी ने सूचना में इस नाटक के मूल उद्देश्य और इसके अंतर्गत जो समस्या को उद्घाटित किया है उसके विषय में प्रकाश डालते हुए वो कहते हैं कि विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश जब प्रकाश में आए तब मतलब सन 1923 की ऐतिहासिक पत्रिकाओं में जब उद्धृत हुए तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आई उनसे इतिहास के विद्वानों में एक हलचल मच गई और शास्त्रीय मनोवृत्ति वालों को चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लग्न जो है उन्हें अच्छा नहीं लगा, असंभव, विलक्षण और कुरुचिपूर्ण जो है मालूम हुआ। प्रस्तुत नाटक के अंदर जो पात्र हैं उसमें ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित शकरास, खिंगिल, मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी कुबड़ा, बोना इत्यादि इसके मुख्य पात्र हैं। अब आप देखिए कि मूल जो समस्या है या मूल जो इसका जो उद्देश्य है उसके संबंध में आगे वे लिखते हैं प्रसाद जी अपनी प्रस्तावना के अंतर्गत जो सूचना उन्होंने लिखी है कि प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की साम्राज्य नीति में विजित राजाओं के आत्मनिवेदन, कन्योपायन दान ग्रहण करने का उल्लेख है और मैंने ध्रुव स्वामिनी के गुप्त कुल में आने का वही कारण माना है। विशाख दत्त ने ध्रुव देवी लिखा है, किंतु मुझे ध्रुव स्वामिनी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में आया है स्त्री जनोचित, सुंदर, आदर्श सूचक और सार्थक प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने उसी का व्यवहार किया, अर्थात उसी का नाम ध्रुव स्वामिनी रखा। और नाटक का जो है शीर्षक भी ध्रुव स्वामिनी है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की मुख्य पात्र है। अब आप देखिए कि इस जो नाटक है इसमें जिसकी मूल कथा में समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था और उत्तराधिकार के नियमानुसार पिता के बाद राज्य को उत्तराधिकारी जो राज्य का उत्तराधिकारी होता था वो बड़ा बेटा ही होता था। पर जो रामगुप्त था वो उसकी अयोग्यता को देखते हुए समुद्रगुप्त ने अपने बाद अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रामगुप्त ने शिखर स्वामी और अन्य अमात्यों के सहयोग से राज्य को मतलब छल पूर्वक राज्य को हथिया लिया और उसकी बाद में उसकी अयोग्यता को देखते हुए मतलब जब पूरा का नाटक हम पढ़ेंगे तो उसके बीच में से जब हम गुजरेंगे तो हम देखेंगे कि ये संवाद आता है उसमें। उसकी अयोग्यता को देखते हुए परिषद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में उसे पदच्युत करते हुए कहा, क्या कहा देखिए, अनार्य पतित क्लीव रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है, ये उन्होंने कहा। और इस नाटक की मूल समस्या ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष और उत्तराधिकार के नियम की है। तो इसमें जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रयाग की प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की साम्राज्य जो नीति थी विजित राजाओं के आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान ग्रहण करने का उल्लेख है, तो उसी के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी वहाँ पर थी। और ध्रुव स्वामिनी जो है गुप्त कुल में उसका जो प्रवेश हुआ वो उसी के अंतर्गत भी हुआ। रामगुप्त अत्यंत विलासी, अयोग्य, अधर्मी, षड्यंत्री, अयोग्य शासक है। ध्रुव स्वामिनी उसे पसंद नहीं करती, वो स्कंदगुप्त को प्रेम करती, लेकिन स्कंदगुप्त को जो है बंदी बना करके रखा गया है। बाद में जब शकराज जो आक्रमणकारी है वो रामगुप्त के पास में कहता है अपने दूत को भेजकर कि या तो वो युद्ध करे या वो संधि के लिए तैयार हो, तो उसके अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी और अन्य स्त्रियों को उसके शिविर में पहुंचाए। डरपोक और कायर रामगुप्त जो है युद्ध से घबराता है और वह ध्रुव स्वामिनी को वहाँ भेजने के लिए राजी हो जाता है।
लेकिन वो कहता है कि युद्ध करने से क्या फ़ायदा, अगर संधि से बात हो जाए तो बहुत अच्छा। मतलब वो अपनी जो है इस प्रकार की बातें वो करता है जो ध्रुव स्वामी को पसंद नहीं आती। तो देखिए रामगुप्त के, ओहो मैं तो भूल गया था वह बर्बर शकराज क्या चाहता है, मैं आक्रमण ना करूं, इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। शिखर स्वामी फिर क्या कहता है, वह कुछ और भी चाहता है। रामगुप्त कहता है क्या सहायता भी मांग रहा है? नहीं देव, वह बहुत असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। तो क्या कहता है शिखर स्वामी, देखिए, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसलिए उसका जो, मतलब शकराज ने जो दूत भेजा था तो उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वो कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामी का क्या हो चुका है, पूर्व में विवाह संबंध स्थिर हो चुका था, और बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उन्हें उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया। इसलिए अब वो महादेवी को इतना वो मतलब संवाद उसका अधूरा रह जाता है, मतलब वो ध्रुव स्वामी को उसके बदले में मांग रहा है। रामगुप्त चौंक जाता है, तो क्या वो महादेवी को मांगता है? लेकिन रामगुप्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी जान अत्यधिक प्रिय है। तो कहता है कि मैं क्या कहूँ। अब क्या है कि ध्रुव स्वामिनी कहती है कि वो अमात्य से पूछता है, तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु यह भी जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही आगे बढ़ा है, मतलब स्त्री को देने लेने से आगे बढ़ा है? वो झेप करके हंसता है रामगुप्त। शिखर स्वामी जो उसका मंत्री, वो क्या कहता है, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है, स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, शिविर दोनों ओर से गिर गया है, उसकी बात मानिए या मरकर भी अपनी कुल की मर्यादा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त कहता है प्राण देने के अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं है? तब तो महादेवी से, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ध्रुव स्वामिनी फिर कहती है, और आप लोग कुबड़े बोनो नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं, क्योंकि उस समय वो नृत्य देख रहा था, बड़ा शराब पी रहा था और बड़ा प्रसन्न हो रहा था। मैं जानना चाहती हूँ किसके सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि देवी के सामने की है। कोई, मतलब तुमने अगर अग्नि के सामने मेरे को सुख दुख में साथ देने की प्रतिज्ञा की है तो बस बोलो। तो वो चुप हो जाता है रामगुप्त। तो कहती, तो क्या मैं राजा धीराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? वो महादेवी महादेवी करता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि महादेवी की वो रक्षा करे, लेकिन वो चुप रहता है। इस प्रकार का वो संवाद आगे बढ़ता है और ध्रुव स्वामिनी जो है उसके साथ में उसको जाने के लिए कहती है। और बाद में जो है स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त जो है वेश बदल करके ध्रुव स्वामिनी के रूप में ध्रुव स्वामिनी के साथ में कहाँ प्रविष्ट होता है? वो शकराज के दरबार में प्रविष्ट होता है और शकराज के साथ में वो, मतलब उसका वध हो जाता है। और इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से मुक्त होती है और अंत में जो है चंद्रगुप्त को सम्राट घोषित किया जाता है। ये कथा है बीच में। आगे संवादों के माध्यम से हम इस नाटक की जो पात्र हैं उनके चरित्र और तत्कालीन परिवेश, तत्कालीन समस्याओं और उन परिस्थितियों को समझेंगे जो ध्रुव स्वामी में जयशंकर प्रसाद ने उद्घाटित की है।